राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। मैं सुमंत कुमार ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेबी गुप्ता का एक्सप्लेनेशन। जेबी गुप्ता के ट्रांसफॉर्मर चैप्टर से हमने ये सारा क्वेश्चंस उठाया है और स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर का पहला पार्ट है, ठीक है। इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक फंक्शन क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर हम लोग जानते हैं ये क्या करता है। ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ कांस्टेंट रहता है, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा पावर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें से देख लेते हैं। लेवल ऑफ वोल्टेज, तो लेवल ऑफ वोल्टेज यहाँ पर बेसिक फंक्शन क्या है, लेवल ऑफ वोल्टेज को चेंज करना। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ करंट को भी इसमें चेंज किया जा सकता है, हाई करंट और लो करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। द पावर लेवल, पावर इसमें कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पावर फैक्टर चेंज नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहता है, जैसा कि हमने ऊपर स्टार्टिंग में ही बताया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द लेवल ऑफ वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का जो बेसिक फंक्शन है वो वोल्टेज के लेवल को चेंज करना है। और वोल्टेज से ही हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है। करंट से हम लोग ये डिसाइड नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इन ए ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। ट्रांसफार्मर में कौन सा चीज़ चेंज नहीं करता है? तो हमने अभी बताया कि ट्रांसफार्मर में पावर और साथ में फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ चेंज नहीं करता है। और बाकी वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर फ्रिक्शनल जो लॉस होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। और फ्रिक्शनल लॉस जीरो होने की वजह से इसका जो एफिशिएंसी होता है वो 95 टू 98.5% तक होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग मोटर जनरेटर की बात करें तो उन लोग का एफिशिएंसी लगभग 80% या उससे कम ही होता है। 50 टू 80% के बीच वेरी करता है। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। 95% एफिशिएंसी होता है ट्रांसफार्मर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है, इन ए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। इलेक्ट्रिकल पावर को प्राइमरी से सेकेंडरी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सबसे पहले तो कोर लगा होता है, ठीक है। और कोर के दोनों तरफ वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट होता है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई देते हैं। वोल्टेज सप्लाई देने से इसमें करंट फ्लो करता है। और एक करंट कैसा होता है? साइनोसॉइडल होता है। और इस करंट की वजह से यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। और इस फ्लक्स से हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो लिंक करता है। और भैरिंग फ्लक्स में यहाँ पर जो फ्लक्स रहता है वो भैरी करते हुए रहता है, ठीक है। और कांस्टेंट फ्लक्स ध्यान रखना है। अगर कांस्टेंट फ्लक्स रहा तो यहाँ पर फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं? एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अगर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हुआ तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर एक दो कंसेप्ट है, याद रखना है। सबसे पहले वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो यहाँ से फ्लक्स क्रिएट होता है और वो फ्लक्स को रास्ता दे देता है हमारा ये जो कोर बना होता है ट्रांसफार्मर को, वो इस कोर के जरिए हमारा जो फ्लक्स है इस तरह से मूव करता है, ठीक है। और इस फ्लक्स में, भैरिंग फ्लक्स में जब सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर फिर से वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो यहाँ पर थ्रू एयर, ये ऑप्शन गलत है। थ्रू इंसुलेटिंग मीडियम, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। थ्रू बाई मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये हम लोग का सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं। जब इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है, या फिर जब इसको हम लोग लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो लोड के साथ कनेक्ट होने के साथ ही इसमें एक और करंट फ्लो करना शुरू होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी करंट कहते हैं। तो जब सेकेंडरी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ से एक और फ्लक्स क्रिएट होता है जिसका डायरेक्शन जो होता है पहले वाले फ्लक्स के कंपेयर में अपोजिट होता है, ठीक है। जब यहाँ पर सेकेंडरी करंट I2 फ्लो करेगा तो उसको काउंटर करने के लिए, इस फ्लक्स को काउंटर करने के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा करंट I1, ये हमारा I0 था, इनिशियली नो लोड करंट I0 फ्लो कर रहा था जो कि
लगभग 5% होता है फुल लोड का। यहाँ पर एक और करंट फ्लो करेगा I1, ठीक है। और इस I1 की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा, इस फ्लक्स को जो ग्रीन हमने दिखाया है, इस फ्लक्स को वो काउंटर कर लेगा, ठीक है। और इस तरह से ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जो ग्रीन वाला है एक दूसरे को काउंटर करके रखता है, और इनिशियली जितना फ्लक्स था उतना फ्लक्स इसके क्रॉस बना रहता है सेकेंडरी के क्रॉस, ठीक है। और अब जो हमारा I1 होगा, जिसको I1 डैश हम लोग बोल रहे हैं, ये हो जाएगा I0 प्लस I1 के बराबर, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है, और इस कंसेप्ट पर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो फंक्शन करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, द टू वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर। ट्रांसफार्मर का दो वाइंडिंग किस तरह से लिंक होता है, कंडक्टिवली या फिर इंडक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिवली तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर दो जो वाइंडिंग होता है, दोनों वाइंडिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ पर किसी तरह का करंट फ्लो नहीं करता है, डायरेक्ट कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिकली भी लिंक्ड नहीं होगा, कंडक्टिवली भी लिंक्ड नहीं होगा। और तीसरा बी जो ऑप्शन है इंडक्टिवली, तो ये हमारा जो होता है इंडक्टिवली लिंक्ड होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी फैराडे लॉ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इंडक्टिवली लिंक्ड होता है। तो 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर ए। ट्रांसफार्मर एक्शन में किस टाइप का फ्लक्स होता है। तो हमने बताया कि अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहा तो डी/dt कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट फ्लक्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी नहीं होगा। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, क्योंकि हम लोग जो सप्लाई करते हैं ईएमएफ, जो वोल्टेज हम लोग V1 प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा अल्टरनेटिव वोल्टेज होता है, ठीक है। साइनसोइडल फंक्शन होता है, और इससे जो करंट फ्लो करेगा वो भी साइनसोइडल होगा, और उस साइनसोइडल करंट की वजह से साइनसोइडल ही फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द फ्लक्स क्रिएटेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ इन। फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करता है उसके वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होता है वो ईएमएफ कहाँ कहाँ पर इंड्यूस करता है, सिर्फ प्राइमरी में कि सिर्फ सेकेंडरी में। तो हम लोग जो वोल्टेज सप्लाई देते हैं, यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। और इसके बदला में जब यहाँ पर वोल्टेज दिए तो हम लोग का ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होता है। एक तो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा, अगर ए प्लस है और ए माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको काउंटर करने के लिए, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, इस करंट को रोकने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ईएमएफ ई इंड्यूस नहीं हुआ तो हाई करंट फ्लो करेगा जो वाइंडिंग को जला देगा, ठीक है। और ए ई किसके प्रोपोर्शनल होता है, ई प्रोपोर्शनल होता है एन डी/dt के, ठीक है। डी/dt जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसका पोलरिटी जो होगा, जो इसका पोलरिटी है वही पोलरिटी इसका होगा, ताकि उसको काउंटर कर सके, ठीक है। और यही फ्लक्स फिर इस तरह से जाकर के सेकेंडरी से लिंक होता है, और जब सेकेंडरी के साथ लिंक होगा तो यहाँ पर सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन ये जो ईएमएफ होगा और ये जो ईएमएफ होगा, ये दोनों ईएमएफ सेम नहीं होगा, ये दोनों वैरी करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न दोनों का डिफरेंट होगा। अगर दोनों का नंबर ऑफ टर्न भी सेम रहा तब दोनों में ईएमएफ भी इक्वल इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करता है। और एक्चुअल ई का फार्मूला क्या हो जाता है, ई बराबर होता है 4.44 इंटू 5FT। 5 मैक्स यहाँ पर यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर जो फ्लक्स हम लोग यूज करते हैं वो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 5 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी इंटू टी हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न, 5FT 4.44 5FT। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज हैव। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जो मैग्नेटिक पाथ होता है वो कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है या फिर सेपरेट मैग्नेटिक सर्किट होता है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग का प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ इस टाइप से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है एक कॉमन फ्लक्स दोनों को लिंक करता है, ठीक है। किसी भी टाइप का ट्रांसफार्मर ले, ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पर 3 टाइप बता रहे हैं। एक तो कोर टाइप हो गया, दूसरा हो गया सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और तीसरा हो गया बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है।
तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है और दो एल से मिलकर के बना होता है। एक एल इस तरह से यूज करते हैं, दूसरा एल इस तरह से यूज करते हैं। और जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ई स्ट्रक्चर का कोर होता है और दूसरा आई स्ट्रक्चर का कोर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का बाइंडिंग किया हुआ रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। तो यहाँ पर भी जो फ्लक्स होता है वो भी दोनों के लिए कॉमन ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेम ही जो मिडिल वाला जो लिम्ब है यहाँ पर इसी पर लगा होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग का जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो सेम ही होगा। यहाँ पर एक चीज़ का फ़र्क होता है, यहाँ पर ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट तो दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं सेम ही होगा। एक फ़र्क होता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको दो रास्ता मिलता है, ठीक है, दो पथ से फ्लो करता है, पर यहाँ पर एक ही मैग्नेटिक पाथ होता है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर तो सिंपल सा ए हो जाएगा, एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो कोर टाइप हम लोग यूज करते हैं इसमें फ्लक्स का एक पाथ होता है, यहाँ पर फ्लक्स का दो पाथ होता है, ठीक है। और लीकेज फ्लक्स की बात करें तो लीकेज फ्लक्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होता है इस केस में, ठीक है। जो फ्लक्स बर्बाद हो रहा है, जो बाहर की ओर निकल रहा है, उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। और लीकेज फ्लक्स सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कोर टाइप में, उसके बाद होता है सेल टाइप में, और उसके बाद होता है बेरी टाइप में। बेरी टाइप में जो लीकेज फ्लक्स होता है वो सबसे कम होता है। और इसके अलावा सेल टाइप में एक और इन्फॉर्मेशन दे दे, यहाँ पर जो मिडिल वाला लिम्ब होता है, मिडिल वाला लिम्ब का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और अदर जो लिम्ब है बाहर वाला उसके कंपेयर में डबल होता है, ठीक है। तो एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड ए हाई रिलक्टेंस पाथ या फिर लो रिलक्टेंस पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोर किस लिए प्रोवाइड करते हैं? आयरन कोर ये जो बना होता है, जो लेमिनेटेड कोर हम लोग यूज करते हैं। लेमिनेशन किस लिए करते हैं? लेमिनेशन करते हैं ताकि ईडी करंट लॉस कम हो, ठीक है। तो लेमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको तो खैर हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर ये जो कोर बनाने के लिए जो हम लोग जनरली मटेरियल यूज करते हैं वो मटेरियल होता है सिलिकॉन स्टील हो गया, ठीक है। फेराइट कोर हम लोग यूज करते हैं, फेराइट हो गया। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील हो गया, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। तो ये सारा यूज करते हैं। तो ये जो होता है इसका जो परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और साथ में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाई लेते हैं। तो लो रेजिस्टेंस तो यहाँ पर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। परमेबिलिटी से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया हुआ है नहीं। हाई कंडक्टिविटी भी गलत हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है तो कंडक्टिविटी तो लो ही रहेगा। उसके बाद रिलक्टेंस, इसका रिलक्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। रिलक्टेंस क्या है? एक तरह से जैसे हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, ठीक है। और अगर रिलक्टेंस हाई रहा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से पास ही नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराने के लिए हम लोग को ऐसा पथ चाहिए जहाँ का रिलक्टेंस लो हो। और एयर के कंपेयर में ये जो फेराइट कोर या फिर जिस भी चीज़ का बना हो, ये जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का, इसका रिलक्टेंस लो होता है एयर के कंपेयर में। इसलिए हमारा जो फ्लक्स होता है टोटल इस पाथ से होकर के पास करता है, अदरवाइज सारा का सारा फ्लक्स बर्बाद हो जाएगा, लीकेज कर जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लो रिलक्टेंस। ट्रांसफार्मर कोर जो होता है वो लो रिलक्टेंस मटेरियल का बना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं, इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इंस्टीड ऑफ एसी टू प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग डीसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हम लोग का एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं। हमने अभी बताया कि जब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज VT सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होता है, और फ्लक्स की वजह से EMF E इंड्यूस होता है, जो कि N/dt के बराबर होता है, ठीक है। अब जब वोल्टेज हमारा वेरिएबल रहता है, जब हम लोग साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स चेंज करते रहता है कंटिन्यू, और जब चेंज करते रहता है तो E का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, d/dt जीरो नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पर DC सप्लाई करेंगे तो DC सप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो फ्लक्स है हमारा, इसके वजह से इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा, इसके वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं? जीरो। तब बैक EMF क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है।
जब ई जीरो हो जाएगा तो इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है इस करंट को काउंटर करने वाला कोई भी नहीं होगा। जबकि एसी में ई होता है और डीसी में अगर कोई काउंटर करने वाला नहीं होगा तो यहाँ से हाई करंट फ्लो करेगा। जब हाई करंट फ्लो करेगा तो हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बर्न। बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है। तो करंट को करता है, हाई करंट लो करंट होता है। उसके बाद वोल्टेज हाई वोल्टेज लो वोल्टेज भी होता है जिसको हम लोग स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन बोलते हैं। तो वोल्टेज और करंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करता है। काफ़ी इजी था। फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी और पावर कांस्टेंट रहता है। यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर दो ट्रांसफार्मर हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, अगर दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करवाना है तो वहाँ पर PVR और F ये चार चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब कि जो फेज सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का। वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, पर यूनिट इम्पीडेंस सेम होना चाहिए, साथ में फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो एक कंडीशन होता है ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए। और अगर हम लोग सिंपल ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पर पावर और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चेंज नहीं होता है। प्राइमरी से सेकेंडरी में जब हम लोग इंटर करते हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग शुड हैव। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए किसी भी वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो वो ऑप्शन कहाँ पर है, वो ऑप्शन है सी में, इक्वल रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग। गलत, इक्वल रेजिस्टेंस नहीं बल्कि जीरो रेजिस्टेंस। कहाँ पर दिया है, नो ओमिक रेजिस्टेंस, डी में दिया है, नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन आइदर साइड। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और ये IAS का 1992 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन। ट्रांसफार्मर में जो कोर फ्लक्स होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं E बराबर 4.44 इंटू 5F और टी या फिर नंबर ऑफ टर्न N हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, अगर N को हम लोग कांस्टेंट मान लें तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डिपेंड करेगा E और फाई पर। तो ये सप्लाई वोल्टेज और साथ में फ्लक्स, इन दो चीज़ों पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी फ्लक्स होता है, सॉरी फ्लक्स हम लोग को निकालना था। तो यहाँ पर फ्लक्स रखेंगे तो नीचे फ्रीक्वेंसी आएगा। तो हमारा फ्लक्स वोल्टेज और साथ में फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज और साथ में फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है व्हेन वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। अगर हम लोग वोल्टेज को प्राइमरी से सेकेंडरी में रेफर करें तो के से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा या फिर डिवाइड करना होगा। तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वोल्टेज को इफ वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में हम लोग को ले जाना है तो V2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी में ले जा रहे हैं तो V2 तो जैसे था वैसे V2 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पर V1 जो है V1 में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा K से। तो टोटल जो V2 डैश हो जाएगा, अगर हम लोग सबको लेकर के सेकेंडरी में चले जाएं तो V2 डैश जो नया वोल्टेज बनेगा वो V2 प्लस V1 K के बराबर होगा। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को इस तरह से ट्रांसफ़र करें तो रेजिस्टेंस R2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R2 इंटू के स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी तरह से अगर करंट को हम लोग ट्रांसफ़र करें तो I2 डैश हो जाएगा I2, ठीक है, यहाँ पर R2 होगा I2 प्लस I1, ये हो जाएगा R1, ठीक है, ये हो जाएगा I1 बटा K। ठीक है, करंट में ए डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज में मल्टीप्लाई होता है। और जब रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर के स्क्वायर क्या है या फिर के क्या है, के बराबर हो जाएगा N2 बटा N1। ठीक है, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर ले जा रहे हैं तो ये N2 बटा N1, और अगर सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर ले जा रहे हैं तब के बराबर N1 बटा N2। ठीक है, इस तरह से के को हम लोग वेरी करवा लेते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा था, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग सॉरी यहाँ पर वोल्टेज पूछा था, वोल्टेज के लिए हम लोग यहाँ पर के से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
15। यहाँ पर बोल रहा है ए ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप द वोल्टेज बाई फैक्टर 100, मतलब कि यहाँ पर V2 बटा V1 जो दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, V2 को 100 टाइम्स बढ़ा लिया जाता है। ठीक है, तो करंट का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं V1 बटा V2 इज इक्वल टू होता है I1 बटा I2, और V1 बटा V2 यहाँ पर कितना दिया है 1/100, या हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है I2 बटा I1। देन करंट इन प्राइमरी टू डेट इन सेकेंडरी, रेशियो ऑफ प्राइमरी करंट बटा सेकेंडरी करंट I1 बटा I2 हम लोग को निकालना है। तो V1 बटा V2 कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, क्योंकि V2 बटा V1 100 है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 0.01। तो इसका सही आंसर क्या होगा C, 15 का सही आंसर C हो जाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट फिर मिलेंगे नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।